नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको आज हम इबोला का अपडेट लाते हैं। अभी रोज आ रहे हैं मीडिया में कि इबोला फैल रहा है। अभी इंडिया में भी स्क्रीनिंग चालू हो गया एयरपोर्ट में। ठीक है, चालू हो गया, अच्छा है प्रिकॉशन के लिए, पर इतना डरना चाहिए कि नहीं, और इसका इतिहास क्या रहा उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। सबसे बड़ा इबोला आउटब्रेक कब हुआ, कितने सालों से हो रहा है। अभी आप लोग तो सुने होंगे काफी बार कि 1970 से, उसके बाद से 76 से करीब 17 आउटब्रेक, कहते हैं 40 आउटब्रेक हो गए हैं। लोग कहते हैं 17, पर अफ्रीका में ही सीमित रहते हैं। और ये ऐसे हमको थोड़ा याद आ रहे थे। इबोला आउटब्रेक्स पहले कॉलेरा के आउटब्रेक्स होते थे, बंगाल से चालू होते थे। करीब 8-10 ऐसे पूरे, और वो कॉलेरा आउटब्रेक्स पूरे दुनिया में फैल जाते थे। 19 सेंचुरी के पहले, 18 सेंचुरी के पहले। और वहाँ पे कॉलेरा आउटब्रेक होने से जहाज में कोई कॉलेरा केस हो जाते थे, डेथ हो जाते थे, उस जहाज को बाहर रखते थे। जैसे अभी हंटा के टाइम थोड़ा ये हुआ छोटा सा। पहले बड़े बड़े महामारियाँ होते थे, सही में महामारियाँ होते थे कॉलेरा का। ठीक से 1970 के बाद ओरल रिहाइड्रेशन आया कि भाई कॉलेरा डेथ कम हो गए। कॉलेरा वैक्सीन भी आया, पर इतना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि महामारी एक बार चालू हो जाता है उस टाइम वैक्सीन नहीं काम करता है, पर्टिकुलरली जिसका कि इंक्यूबेशन पीरियड कम है। जैसे संक्रामक है बीमारी हो गया, वैक्सीन को 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग जाते हैं उसका बचाव शक्ति आने का, वैक्सीन का। तब तक वो मामला खत्म हो जाता है। और हमको वैसे पुराने, हम तो पुराने टाइप के महामारी विशेषज्ञ हैं। हम लोगों को पढ़ाते थे कि महामारी के दौरान वैक्सीन काम एक तो इसलिए नहीं करता है, दूसरा फिर रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स डेवलप हो जाते हैं वैक्सीन प्रेशर से, जो कि शायद कोविड के दौरान हुआ। ओमिक्रॉन आ गया, ये आ गया, हो गया, आपको मालूम है। तो ये ऐसा कोई ऐसा चोर पुलिस वाला गेम जैसा है कि आप स्ट्रेन चेंज हो रहे हैं, उसके पीछे आप वैक्सीन लेके भाग रहे हो। तो जो भी है वैक्सीन बाद में आता है, बहुत बाद में आता है। उसके पहले कॉलेरा के जो होते थे, वो चालू होते थे बंगाल साइड से, चालू होते थे एशिया से। एशियाटिक कॉलेरा कहते थे। एशियाटिक कॉलेरा एशिया से चालू होकर पूरे दुनिया में फैल जाते थे, पैंडेमिक। क्योंकि उस टाइम क्या है, पहले का जो कॉलेरा स्ट्रेन होता था, उसको कहते थे क्लासिकल कॉलेरा। उसके बाद थोड़ा माइल्ड हो गया, जैसे कहते हैं ना, म्यूटेशन म्यूटेशन और के हल्का हो जाता है। बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया था, वो वायरस नहीं था। तो वो हल्का होके एल्टर हो गया, तो उससे थोड़े महामारियां कम हो गए। दूसरे हमारे पुराने किताबों में रहते थे और पुराने इतिहास में रहते थे, क्योंकि हम एक बीमारी से दूसरे का भी सोच सकते हैं कि ये महामारी असली क्या होता था, और अभी मीडिया वाला महामारी क्या होता है। और अभी हितों के टकराव से कई महामारियां, छोटे छोटे महामारियों को बड़ा बैटल बनाया जा रहा है। तो कॉलेरा का हम लोग के पुराने टेक्स्ट बुक में भी लिखा होते थे कि कॉलेरा फैल जाता था बहुत जल्दी, पर जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के कंडीशंस ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गए, हाइजीन सैनिटेशन इंप्रूव हो गए, वाटर सप्लाई इंप्रूव हो गए, वेस्ट डिस्पोजल इंप्रूव हो गए, शौचालय सब घरों में आ गए, जिससे कि फैलता था। वैसे वैसे कॉलेरा कहीं पकड़ नहीं लेता था। वेस्टर्न कंट्रीज में टाइफाइड नहीं पकड़ लेता है, कॉलेरा नहीं। ये उसी कंट्री में सीमित रहते हैं जहाँ पे हाइजीन सैनिटेशन इंप्रूव नहीं हुआ। तो हालांकि अभी तो हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज में भी कॉलेरा से डेथ्स नहीं होते हैं, महामारियां नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले कि कॉलेरा का जो स्ट्रेन होता था क्लासिकल, वो बहुत ही सीवियर होता था। वैसे पानी खत्म हो जाता था बॉडी से देखते ही देखते पूरा, और उल्टियां होती थी, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ऐसे जाता था, राइस वाटर। और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर से नमक पानी, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता था, और डिहाइड्रेशन से। उसके बाद 70 में एक सिंपल सा ये निकला, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। महालविस, डॉक्टर महालविस ने ये किया था। वो ओरल रिहाइड्रेशन 1970 में बांग्लादेश में, उससे सब जाने काफी बच गई। सिंपल सा
आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज 1 लीटर में आपको मालूम है जो WHO का इलेक्ट्रॉल मिलता है, उससे ये एशियन कंट्रीज में भी डेथ रेट कम हो गया अभी। और बाहर तो होता ही नहीं है क्योंकि वो पकड़ नहीं लेता। तो अभी हम अफ्रीका का इबोला में आते हैं। इबोला का भी ऐसा ही कहानी समझ लीजिए आप, कि जब तक 76 से इसके बाद जो इबोला वगैरह अफ्रीका में, ये जैसे कॉलेरा क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी से, खाने से, इससे इबोला सब कुछ हो जाता है। इबोला चालू होता है जो वाइल्ड एनिमल, जो छोटे छोटे जो चमकीदड़ है जिसको फ्रूट बैट कहते हैं, या फिर और भी छोटे कई जानवर होंगे, पर फ्रूट बैट वहां पे बुश मीट कहते हैं, गरीब भी बहुत है, गरीब, वो खाते हैं, पकाते हैं, कई बार ठीक से नहीं पकेगा तो वायरस उससे आ सकता है, एनिमल टू ह्यूमन बींग्स। और उससे फिर क्या है, हाई मोर्टेलिटी है, काफ़ी हाई मोर्टेलिटी। पहले कॉलेरा का भी पहले हाई मोर्टेलिटी होता था 30 में, जब डिहाइड्रेशन का ये नहीं मालूम था ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हाउस होल्ड में या बाहर। आईवी ड्रिप हर जगह फैसिलिटीज नहीं मिलते थे आईवी ड्रिप लगाने का, और बहुत फास्ट डिहाइड्रेट। तो अभी क्या इबोला में क्या है, वही प्रॉब्लम जो कॉलेरा में, हमारे एशियाटिक कॉलेरा में, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था उस टाइम, कॉलेरा का ट्रीटमेंट आया ओरल डिहाइड्रेशन, तो काफ़ी जानें बचती। वैक्सीन से नहीं बच रहा है, वैक्सीन कॉलेरा कई बार है पर काम नहीं करता है। पर अगर उसको प्रमोट कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि हाँ वैक्सीन से भी बचता है। हालांकि ORS से बच जाएंगे, हाइजीन सैनिटेशन से बच जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा साइंस भी थोड़ा बिजनेस हो गया। मेडिसिन पहले कॉलिंग था, अभी मेडिसिन बिजनेस हो गया। साइंस भी पहले कॉलिंग था, अभी साइंस में भी देखा जाता है कि कहाँ से ग्रांट आएगा, कहाँ से मुनाफा होगा, कहाँ से प्रॉफिट होगा, कहाँ से इंडस्ट्री होगा। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो सब फार्मा कंपनीज के से ग्रांट मिलता है। तो साइंस हैज बिकम बिग बिजनेस। तो वो पहले बिजनेस देखेंगे, तो इससे बिजनेस हो रहा है जैसे, वैसे वो उसको प्रमोशन किया जाएगा। तो ठीक है, वो होने दो, पर वो आखिरी वाला ये रखना चाहिए, जो रूट कॉज है वो है आपका हाइजीन सैनिटेशन। इबोला में ये स्टार्ट होता है आपका पॉवर्टी से, कॉलेरा में भी ऐसा ही है। पॉवर्टी में क्या है, वो क्वालिटी ऑफ फूड हाइजीन, फिर वाटर सप्लाई नहीं है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। एक बार कंटेमिनेशन होता चारों तरफ, अगर वायरल कंटेमिनेशन होगा, एक पेशेंट होता है, एक पेशेंट का देहांत हो जाता है, उसका फिर और भी फैक्टर्स है अफ्रीका में, कॉन्गो में। और फैक्टर्स क्या है कि उसके डेथ के बाद बहुत सारे रिचुअल्स है वहाँ पे, बॉडी को किस करना, हैंडल करना, वॉश करना। और यहाँ तक कि गर्भवती महिला मर भी जाती है अगर इबोला से, तो उसका बच्चे को निकालना पड़ता है पेट से, क्योंकि उनका कहना है कि उसको साथ दफना दो। डेड डेथ के बाद भी, माता का डेथ हो गया, बच्चे का भी डेथ हो गया, पर भी वो बॉडी, बच्चे को अलग से निकाल के दफनाने का है, नहीं तो वो इविल स्पिरिट आ जाएगा, ये जाएगा। काफी सुपरस्टिशन है बहुत। और वो बहुत स्ट्रांग ये लेते हैं, अगर आप उसको अगर बताए कि आप ऐसा नहीं करना है आपको बॉडी, तो वो फिर डिस्ट्रस्ट बढ़ता रहता है मेडिकल का, अभी भी डिस्ट्रस्ट हो जाता है। वो फिर भरोसा करना बंद कर देते हैं, फिर छुपा के करेंगे, ये करेंगे, और इन्फेक्शन फैलता है। डेथ को डिस्क्लोज नहीं कराएंगे, चुप। और डेड बॉडी में काफ़ी वायरल लोड रहता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग वीडिंग होता है इबोला में, पूरे स्किन वगैरह कंटेमिनेशन, स्वेट वेट, उसको अगर जो हैंडल करेगा उसका भी इबोला का ट्रांसमिशन बहुत जल्द उसके जरिए हो जाता है, बॉडी फ्लूइड के जरिए हो जाता है। नॉर्मली नहीं होता है, एयरबोर्न नहीं है, ये नहीं है। और कई पेशेंट्स को दस्त वगैरह भी हो जाते हैं इंटेस्टाइन, तो उससे भी फिर जैसे कॉलेरा जैसे भी फैल सकता है। वाटर बॉर्न, दो चारों तरफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये पोल्यूशन, उससे वायरल लोड ज़्यादा है। उसको फिर हैंडल कर रहे हैं उनके जो भी बॉडी फ्लूइड्स निकल रहे, फिर उसका जो शौचालय नहीं है, कंटेमिनेटेड, सब कुछ होता है, यूरिन कंटेमिनेटेड, आपका मल वगैरह कंटेमिनेशन वायरस से जो, तो ऐसे फिर वो वाटर बोर्न आउटब्रेक भी हो सकता है, अगर क्योंकि वाटर सेफ वाटर सप्लाई अगर नहीं है तो डिसेंट्री जैसे फैलता है। तो इसके मल्टीपल ये बोल के, और अफ्रीका के जो हालत है अभी, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, DRC कॉन्गो वगैरह के, वो हालत बहुत ख़राब है। एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वॉर है, गरीबी बहुत है। और मैं देख रहा था इतिहास में कि सबसे बड़ा वाला आउटब्रेक क्या हुआ था अफ्रीका में 2013 से 2016,
2013 से 2016 में सबसे बड़ा इबोला में 28,000 केस हुए थे कहते हैं, और 11,325 डेथ हुए थे, 11,325। 3 साल में 11,325। हमारे यहाँ टीबी से 11 दिन में 11,000 डेथ हो जाते हैं। वो मैं ऐसे कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि भाई कोई भी डेथ, एक भी डेथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, और पर्टिकुलरली यंग पर्सन में। और टीबी भी यंग पर्सन में भी होता है। हमारा टीबी का और फैलता भी है टीबी। एबोला से शायद ज़्यादा आसानी से फैलता है, कफ से स्पुटम से। पर हम उतना नहीं डरते क्योंकि हमको डराया नहीं जाता है। अगर इबोला से हम ये नहीं कह रहे इसको लाइटली लेना बीमारी को, पर ये है कि है हमारे पास, तो थोड़ा सा हमको सेफ्टी मेजर मालूम होना चाहिए, तो डर कम हो जाना चाहिए। तो 11,000 डेथ हुए थे। और अभी का जो आउटब्रेक चल रहा है, जिसके ऊपर रोज मीडिया में आ रहा है, रोज डब्ल्यूएचओ में भी एक स्टेटमेंट आ रहा है कि फैल रहा है, फैल रहा है, नेबरिंग कंट्री में फैल रहा है, इधर एक बार वहां से युगांडा चला गया, इधर चला गया, वो थोड़ा बहुत तो फैलेगा। लोग जाते हैं, लोग के रिश्तेदार है। और फ्यूनरल भी एक सोशल कस्टम है, फ्यूनरल में काफ़ी लोग आ जाते हैं, और फिर उन लोग ऐसे रिचुअल करते हैं, और फिर जाके उनका भी देहांत हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी को हैंडल करते, टच करते, ये कुछ सोशल कस्टम बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। और हेल्थ वर्कर्स है ही नहीं वहाँ पे, बीच बीच में आते हैं डब्ल्यूएचओ वाले, आके इन्वेस्टिगेट के चले जाते, थोड़ा बहुत मदद करते हैं, और फार्मास्यूटिकल वैक्सीन। पर उनका जो ये मेन प्रॉब्लम है, अगर आप हाइजीन सैनिटेशन ये कर दो उनको, अगर एडुकेट करो धीरे धीरे, रिलीजियस लीडर को कम्युनिटी के पास जाके एडुकेट करो, कि इनको समझाओ कि क्योंकि कई लोग तो वायरस में बिलीव ही नहीं करते। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कई बोलते वायरस है ही नहीं है, तो अभी आप कॉन्गो वाले को कैसे बोलोगे वायरस है? तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और वो रिलीजन और रिचुअल्स में ज़्यादा बिलीव करेंगे, वायरस में कम बिलीव करेंगे। उनको ये लगेगा कि हम ये ठीक से नहीं करेंगे तो हमारे को, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो हमको और बीमारियां हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत ही मतलब सेंसिटिव इशू है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसको बड़े इससे हैंडल करना है। और हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल ही ट्रस्ट और कम हो जाता है, जबकि आप बेशक डब्ल्यूएचओ का अटैक करो, काफ़ी हितों का टकराव है पर कुछ चीज़ें वो जो करेक्ट बोलते हैं, अभी हर चीज़ आप ये करोगे, उनके अगेंस्ट जाओगे, तो बीमारियां बढ़ जाएंगी, बीमारियां ये बढ़ जाएगी। डब्ल्यूएचओ का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी वर्कर्स है, काफ़ी सिंसियर वर्कर्स है। अभी क्या है कि टॉप में थोड़े हितों का टकराव आ गया, जो टॉप लेवल में है। मैं टेड्रोस के बारे में तो बोल चुका हूँ, वो डॉक्टर भी नहीं है, उसके हितों का फार्मा कंट्रोल है, ये है। पर जो ग्राउंड वर्कर्स है वो अपने जान को जोखिम में डालते जाते हैं ऐसे एरिया में। अब उनको आप अगर लोकल लोग उनको अटैक करेंगे या उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो ये महामारियां और आउट ऑफ हैंड चला जाएगा। तो ये हमको भी थोड़ा जिम्मेदारी रखना चाहिए कि क्रिटिसिज्म का एक हद होना चाहिए। जो करेक्ट मेजर्स है कि वायरस है, वायरस बोल के कि ऐसा, तो ये फैलता है, इन्फेक्टिव है, और 40% इसका ये है, डेथ रेट है। क्योंकि मैं, ये ऐसा है कि ऐसे है पढ़े लिखे लोगों में भी है कि वायरस नहीं है, ये तो बनाया है कि है वायरस, ऐसा नहीं है कि वायरस नहीं है, क्यों नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम है तो वायरस है, डिनोसर भी रह चुके हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है कि वायरस बहुत अकेला नहीं रह सकता, वायरस को ह्यूमन सेल्स चाहिए, तो सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, पर वो है। तो अभी के जो केसेज है, मैंने बताया 18,000, 11,000 सबसे बड़ा हुआ था लाइबेरिया, वेस्टर्न अफ्रीका में, लाइबेरिया में। और आज का जो अपडेट है उसमें 900 सस्पेक्टेड केसेस है, 900। उससे पता चलेगा कि वो इतना हुआ था, अभी हमको कितना डरना चाहिए। 100 कंफर्म्ड है उसमें से, 900 सस्पेक्ट, 100 कंफर्म्ड है। 220 सस्पेक्टेड डेथ्स है, और 9 कंफर्म्ड है, नो डेथ। तो मेन कॉज है ये हाइजीन सैनिटेशन। तो अभी अगर हम इसको बेसिक चीजें हम देखें, जैसे एक बहुत बड़े योद्धा थे सन तzu, चाइना के, 2000 साल पहले, पता नहीं कितने, 2 ढाई, उन्होंने कहा था कि जो योद्धा, सन तzu एक ये थे फिलोसोफर और वॉरियर थे, आर्ट ऑफ वॉर लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो योद्धा 100 बैटल जीतता है, बैटल एक एक लड़ाई जीतता है, वो बहुत बड़ा योद्धा है। पर बोला सबसे बड़ा योद्धा वो है जो कि बिगर एक भी लड़ाई नहीं, बैटल करके, एक भी कतरा खून का नहीं गिरा के जो जीत जाता है। तो ऐसे मेडिकल
ऐसा भी होना चाहिए कि एक भी ये नहीं होके जो कि पता नहीं चले बीमारी होना ही नहीं है, पर उसमें आपको, जैसे वॉर में, वॉर अभी देखिए चारों तरफ वॉर चल रहा है, ईरान वाला चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, अमेरिका वाला। ऐसे अभी पेंडेमिक भी चल रहा है, क्योंकि इसमें हितों का कई टकराव है, एक तरफ आर्म्स रेस है, दूसरी तरफ फार्मा रेस है। पर अगर आप सही में बिगर एक कतरा आप ये वॉर जीतना चाहते हो, पेंडेमिक या इबोला जो अफ्रीका हर साल हो, तो आपको बेसिक चीज आप हैंड करोगे, तो बिगर एक कतरा खो के आप ये इबोला के ऊपर काबू पा, जैसे कॉलेरा के ऊपर काबू पा गए थे हम, हाइजीन सैनिटेशन इंप्रूव करके, और इमीडिएट ये सिंपल मेजर ये। तो इबोला में क्या मेन प्रॉब्लम है, ये एक डायग्राम, एक बहुत अच्छा लेख था जब ये आउटब्रेक हुआ था वेस्टर्न अफ्रीका में 2013 2016। उसके बाद एक शोधकर्ता ने रिसर्च किया था, फिर सोशल साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया था। उन्होंने बोला ये सामाजिक चीजें हैं जिसके लिए ये महामारियां होती है। अगर सामाजिक इसको हम ध्यान देंगे, सोशल फैक्टर्स को, तो ये महामारियां बंद हो जाएगी। तो वो मेन है सोशल फैक्टर्स। तो ये हम उसमें उन्होंने बहुत अच्छा फिगर भी बनाया है दिखाने के लिए कि कैसे होते हैं, तो हम उसको थोड़ा आज बताते हैं। तो ये है आपका, बिना एक बूथ बाहे इबोला के खिलाफ जंग कैसे जीती जा सकती है। ये देखिए, ये पहले के ये है, पहले हुए थे आपके बिल्कुल बाएं तरफ वेस्ट अफ्रीका में, लाइबेरिया में, वहाँ पे आपके 28,000 केस हुए थे और 11,325 डेथ हुए थे। अभी चल रहा है कॉन्गो में, तो अभी तो कहते हैं 220 डेथ हुए हैं, पर उनमें से 9 ही कंफर्म्ड हुए थे लैब से। अब ये देखिए, ये बीच वाला जो फोटो है, ये हेल्थ वर्कर्स लोग ने एक बेरियल किया है इसको, बॉडी को पूरा कवर करके, जिसमें कि वायरल लोड होता है। अभी वहाँ के लोकल लोग रिवोल्ट करते हैं। ये ऊपर कहाँ है, सोशल साइंस इन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। तो हमारा जो सामाजिक विज्ञान है, उसमें बैलेंसिंग ब्यूरियल रिचुअल्स विद पब्लिक हेल्थ डिमांड्स ड्यूरिंग द 2014 गिनियन इबोला एपिडेमिक, जो लाइबेरिया में हुआ था, गिनियन, वो सियरा लोना, गिनी, फिर आपका लाइबेरिया जो वेस्ट अफ्रीका में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था। तब उनको पता चला कि ये फैलता कैसे है, कि डेथ्स होते हैं तो उसमें से फ्यूनरल वाले जितने अटेंड करते हैं उनमें से कईयों को हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी को बहुत इंटीमेटली हैंडल करते हैं। और उसको अगर आप नहीं देखभाल करोगे तो ये फैलता जाएगा। फिर ये वाटर सप्लाई दाहिने तरफ ऊपर बहुत कम रहता है, खाली 1% लोगों को ही उस टाइम घर में साबुन और पानी फ्री सप्लाई यानी ईजिली अवेलेबल था। तो मतलब बेसिक चीज़ें भी कई बार नहीं रहता है। और अभी हमको पता नहीं अभी कॉन्गो में क्या हालत है, और साबुन है कि नहीं, ये है कि नहीं, फिर आपका शौचालय है कि नहीं। वहाँ पे भी पता था कि 50% लोग, 40% लोग शौचालय नहीं है घर में। जैसे कॉलेरा वगैरह फैलता है, अगर आपके मरीज आपका इबोला का है, तो उसके जो मल वगैरह में भी वायरस रहेगा और फैलेगा वातावरण में, और हैंडल करेंगे लोग, और उनको बॉडी स्किन कांटेक्ट में, पसीने में ब्लीडिंग कहीं होता है, उससे भी वायरस फैलता है। तो ये एक वातावरण क्लीन हाइजीन से, सेफ वाटर सप्लाई से, वॉशिंग ऑफ हैंड से, ब्लीच से, इससे ये सब हो तो इबोला ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो ये, और वैक्सीन तो बाद में आता है, वैक्सीन उसमें यूज़ किया था 2013 2016 में, बोला एंड में वैक्सीन, वो स्ट्रेन आपको पता चलेगा, फिर स्ट्रेन चेंज हो जाता है। फिर जब तक स्ट्रेन चेंज हो जाता है, अभी जैसे बुंडीबुग्यो स्ट्रेन है, उसका वैक्सीन 4 महीने पहले से चालू हो गया। ये भी एक रहस्य है कि कैसे मालूम हुआ कि ये स्ट्रेन से होगा, जो भी है पेपर आउट हो गया था। तो वो अभी वैक्सीन बनाओगे, जब तक दोगे तब तक रायता फैल जाता है, तब तक क्योंकि वैक्सीन बनाने में टाइम है, लगाने में टाइम है, और आपके पास जहाँ हेल्थ सर्विसेज ही नहीं है, और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से और इन्फेक्शन फैलते हैं। तो वहाँ से इन्फेक्शन फैलेंगे तो और चारों तरफ, क्योंकि उनके यहाँ कॉमन ग्लव्स, गाउन्स, डिस्पोजेबल नीडल, और मास वैक्सीनेशन करोगे तो कई बार वैक्सीन से स्प्रेड हो जाएगी आपके पास, अगर ये नहीं है। अब लाएंगे WHO वगैरह जो इंटरनेशनल एड वाले लाएंगे, पर ये काफ़ी ये हो जाता है। ये अभी का जो सिचुएशन है, इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है आपका वेस्टर्न अफ्रीका में 2013-16 में 28,000 केस और 11,000 डेथ हुए थे।
और अभी है सस्पेक्टेड 900 केस है, 100 डेथ, 100 कंफर्म केसेस है। डेथ 220 है, कंफर्म 9 है। अभी करीब 15 दिन, एक महीना से चल रहा है। तो जैसे हमने अपने टीबी के इससे बताते रहते हैं कि हमेशा हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे बीमारियां हैं जो ट्रीटेबल है, उससे डेथ हो रहे हैं। ये अनट्रीटेबल से डेथ हो रहे हैं। तो ये अभी बताते ना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ट्रीटमेंट तो हमारा होने के बाद भी डेथ हो रहा है। तो हम सबको ट्रीटमेंट नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसका मतलब। ये नक्शा है जो अफ्रीका का जो रीजन्स है, और बाहर थोड़े बहुत इटाली में, कभी स्पेन में, कभी यूएसए में कुछ केसेस इक्के दिक्के हैं, पर वो पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अच्छा है, हाइजीन सैनिटेशन अच्छा है। ये सीरिया लोना, लाइबेरिया, ये हुआ था 2013-16 के बीच में सबसे ज़्यादा केसेस। ये वाला पेपर है जो बनाया थे, जो शोधकर्ता गए थे, कि हाइजीन प्रोग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, अ क्वालिटेटिव केस स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस ड्यूरिंग इबोला आउटब्रेक। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ये देखना है कि उनके जो भाव है, उनके जो विश्वास है, उनके जो रिलीजन है, उनके जो रिचुअल्स है, उसके खिलाफ आप ज़्यादा जाओगे तो आपका बात बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे और महामारी फैलेगा। तो उनको हैंडल करना भी एक कला है। रिलीजियस लीडर, कम्युनिटी लीडर्स मिलके बैठ के सोचना है कि कैसे सेफ फ्यूनरल किया जाए, और ये सदियों का परंपरा है। इसको चेंज करना, ये देखिए, ये डायग्राम में पूरा आ जाता है कि कैसे फैलता है। और ऐसे सीधा जहाँ लकीरें हैं, स्ट्रेट, वर्टिकल, वो कैसे हम रोक सकते हैं। सबसे बाएं तरफ है जानवर से आता है, जैसे चमगीदड़, बैट, और बॉडी फ्लूइड, ये इन्फेक्शियस पर्सन। ये फिर इसके स्किन में, इसके बॉडी फ्लूइड में, और आइसोलेशन इनके लिए जरूरी है, और बाकी लोगों से आइसोलेशन, सो ये फैले नहीं। पर ये इतना जब तक पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे बीमारी पकड़ने में भी टाइम लगता है। एसिम्टोमेटिक स्प्रेड ज़्यादा नहीं होता, पर जब तक सिम्टम्स आता है तब तक कंफर्म होना, ये होना, और फैल जाता है। और ऑब्जेक्ट्स में उसके फ्लूइड से अगर कंटेमिनेट हो जाए, फिर फिंगर्स से, हाथ से, इंटीमेट हैंड वॉशिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने बॉडी फ्लूइड हैंडल कर लिया, और वो बॉडी फ्लूइड आपने मुंह में लिया या खाने में लिया, तो आपका जो हैंड वॉशिंग, उसके बाद आपका वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटेशन, और ये न्यू ह्यूमन होस्ट। तो बॉडी कांटेक्ट से बचना है, और इक्विपमेंट, पर्सनल, उनके जो पदार्थ वगैरह हैं, उनके मल, पेशाब, पसीना, ये सब, सीमेन, ये सब से अलग रखने से पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। पर वही है कि इन लोग जब फ्यूनरल में इनका ये हो जाता है, फ्यूनरल में पानी से हाथ धोना है, आउटब्रेक पर कई जगह पानी नहीं है, सफिशिएंट साबुन नहीं है, तो ये फिर वायरल लोड बढ़ता रहता है अपने हाथों में, अपने स्किन में, और कहीं कट हो, कहीं ये है, उससे फिर ये हो जाता है। तो ये उन्होंने पता किया था, जहाँ लाइबेरिया, वेस्ट अफ्रीका में हुआ था, 25% के पास पानी नहीं था जो कि साफ पानी हो। आधा लोग के पास शौचालय नहीं था, और 1% के पास घर में हाथ धोने का नल था और साबुन था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में तो बीमारी फैलेगा। और वो अपना वो मीट भी लाते हैं, जिससे कि छोटे छोटे चमगीदड़ वगैरह वो फ्लैश खाते हैं, उसको भी ठीक से नहीं धो पाएंगे, उसको भी पका नहीं पाएंगे अगर पानी नहीं हो। तो पानी नहीं होने से कितना कुछ ये कंडीशंस बढ़ जाते हैं ये होने का। ये देखिए, ये बीरियल प्रैक्टिसेस भी, इसमें भी काफ़ी सेंसिटिव इशू है। और लोग ये देखिए, ये इसका एक बहुत बड़ा चुनौती है। टचिंग करते हैं वो डेड बॉडी को, हगिंग करते हैं, चिपकते हैं, ड्रेस करते हैं, वॉश करते हैं, किस करते हैं, और ट्रांसपोर्ट कल्चरली अप्रोप्रिएट वेज टू गुड बाय टू अ लव्ड वन। और इबोला एपिडेमिक में फ्यूनरल राइट्स एंड कस्टमरी बिहेवियर प्रैक्टिस एंड क्लास झगड़ा हो जाता है विद पब्लिक हेल्थ नीड्स, एंड कैन लीड टू कंटेजियन एज द बॉडीज ऑफ दोज हु हैव डाइड फ्रॉम इबोला वायरस डिजीज हाईली इन्फेक्शियस। कंटैक्ट विद दोज हु केयर्ड फॉर द विक्टिम इज ऑल्सो रिस्की। तो एक को कांटेक्ट कर लिया उसने फ्यूनरल में, अब वो दूसरे को भी कांटेक्ट करेगा, तो ऐसा फिर उसका भी देहांत हो जाएगा अगर, क्योंकि ये काफ़ी बीमारी में काफ़ी डेथ होता है।
फिर उसको भी फिर हक करेंगे, उसके बॉडी को भी, तो ऐसे करके ये बढ़ता रहता है। Public health responses in Guinea attempted to ignore or forbid traditional burials were met with strong community resistance, and mistrust of health authorities was common throughout the epidemic. तो ये अगर विश्वास चला जाएगा वहाँ के लोकल लोगों का, और अभी इतना एडवर्स पब्लिसिटी हो रहा है जो हेल्थ अथॉरिटीज का, क्योंकि पिछले महामारी में बहुत मिसमैनेज किया था WHO और बाकी हेल्थ अथॉरिटीज ने, तो उससे अभी थोड़ा भी ये होगा तो वो, और उससे महामारी और फैल जाएगा। तो ये एक बहुत एक वाला बात आ गया है। तो ये हमको यही कहना था कि अभी जो है, अगर हमको लड़ाई जीतना है तो हमको बेसिक चीजें में ध्यान देना है, हाइजीन सैनिटेशन में। वैक्सीन सपोर्टिव है, अभी हम हर लड़ाई बंदूक से, तोप से, एटम बम से तो नहीं जीतते हैं, वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है। पर मेन हमारा ये है। आपको अगर कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं, हमको, हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपको मैसेज लाते हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इतना ही कहना था हमको, हमने सोचा जरा इबोला का अपडेट दे देते हैं क्या हो रहा है और कितना बुरा है अभी वाला। क्योंकि अभी ऐसा मीडिया इतना आजकल एक्टिव हो गया कि लगेगा कि बस अभी तो क़यामत आने वाला है। तो 2013-16 में इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा हुआ था। और अच्छा नहीं है बार बार होता, मतलब आपने जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें आप केयर नहीं कर रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के लिए बना है, डिजीज के लिए नहीं बना है। पर ये डिजीज आने के बाद ही काम करता है। तो इसको हेल्थ का इम्प्रूव करना, वाटर सप्लाई लाना है अफ्रीका में, हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करना है, हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करना है। हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे, उसी से और बीमारी फैलता है। वो हॉस्पिटल एक जगह बन जाता है बीमारी फैलाने का, बीमारी ठीक करने की वजह। पॉवर्टी, वॉर रोकना है, पूरे दुनिया में वॉर रोकना है, अफ्रीका में तो अनस्टेबल है ही। तो आज इतना ही हमको कहना था। धन्यवाद।